गुड मॉर्निंग। आज अपन सेकेंड चैप्टर के अपने 2 वीडियो हो चुके थे। तीसरे वीडियो के अंदर अपन इसके बारे में ये चर्चा कर जो पढ़ लिया तो उसके आगे पढ़ेंगे। कल अपने पढ़ा था नर युग्मोद्भिद के बारे में, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे नर युग्मोद्भिद का परिवर्धन, ठीक है, कि जो नर युग्मोद्भिद है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, डेवलपमेंट, कि भाई मेल गैमेटोफाइट है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। बाकी लास्ट क्लास में अपने चर्चा कर चुके थे। नर युग्मोद्भिद परागकण क्या होता है, परागकीट क्या होते हैं, सब चीज़ के बारे में बात कर चुके थे। बिल्कुल एकदम आराम से बात की थी, स्लोली। आज अपन बात करते हैं इसके आगे कि भाई नर युग्मोद्भिद का परिवर्तन जो अपन ये पढ़ चुके थे कि नर युग्मोद्भिद की प्रथम पीढ़ी या प्रथम कोशिका क्या होता है, परागकण या लघु बीजाणु। ये अपन कल पढ़ चुके थे। तो परागकण या लघु बीजाणु जो होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, नर युग्मोद्भिद या गैमेटोफाइट की प्रथम पीढ़ी या प्रथम कोशिका कहा जाता है। और अब ये कल बात कर चुके थे, परागकण जो होते हैं या लघु बीजाणु जो होते हैं वो चतुष्क में पाए जाते हैं। कल बात की थी अपन चतुष्फल की, समद्विपार्श्विक, सब आपके टी प्रकार के, इन 5 प्रकार के आपके जो लघु बीजाणु हैं उनकी चर्चा की थी। तो जैसे क्या होता है, परागकण जो होते हैं या लघु बीजाणु जो होते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क से फ्री होते हैं। मैंने बताया था फ्री कब होते हैं, केलेज एंजाइम के द्वारा केलोज शर्करा टूटती है और चारों लघु बीजाणु जो होते हैं, एक चतुष्क में 4 लघु बीजाणु, चारों फ्री हो जाते हैं। फ्री होने के बाद वह स्वतंत्र होने के बाद ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में वृद्धि करते हैं और गोलाकार आकृति बनाते हैं। ये वृद्धि करते हैं और वृद्धि करने के बाद इनमें क्या होता है, ये जो आपके लघु बीजाणु होते हैं इनके चारों तरफ पतली एक क्या पाई जाती है, कोशिका द्रव्य की पतली, आपके इसमें क्या होता है, पतला कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य की आपके कोशिका द्रव्य पाया जाता है। और इसमें लघु बीजाणु के अंदर या जो नर युग्मोद्भिद परागकण होते हैं इनके अंदर जो आपके इसका जो आपके परिवर्धन होता है, इसमें क्या होता है, परिवर्धन की परागण की जो क्रिया होती, कल बात कर चुके थे। तो परागण की क्रिया से भी कुछ पहले परिवर्तन होता है, कुछ परिवर्तन जो होता है वो परागण की क्रिया के बाद होता है। परागण कल मैंने आपको बताया था, परागकणों का वर्तिकाग्र पे जाना, कि जब ये परागकण वर्तिकाग्र पे चले जाते हैं उससे पहले भी क्या होता है, परागकण में कुछ क्रियाएं होती है, परिवर्तन होता है, और कुछ क्रियाएं क्या होती है आपके परागण के बाद होती है। तो परागण से पहले क्या क्रिया होती है परागकण के अंदर, तो परागण से पहले परागकण के अंदर क्या क्रिया होती है कि जो परागकण होते हैं या लघु बीजाणु होते हैं इनमें क्या होता है, इसके केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन होने की वजह से इसका जो केंद्रक है, किसका, इसका 2 भागों में बढ़ जाता है। एक बढ़ जाता है बड़ा केंद्रक जिसे बोलते हैं बड़ा कायिक केंद्रक, एक होता है छोटा आपके जनन केंद्रक, ठीक है। ये क्रिया क्या होती है आपके परागण से पहले होती है। परागकण के अंदर कौन सी क्रिया, कि परागकण के अंदर एक केंद्रक होता है, उसमें समसूत्री विभाजन होता है, उसमें 2 केंद्रक बनते हैं, बड़ा कायिक केंद्रक और छोटा जनन केंद्रक। ये क्रिया किससे पहले होती है, परागण से पहले। मैंने भी क्या बात की कि भाई सिंपल सी बात की, प्रथम कोशिका होती है, परागकण चतुष्क से फ्री होते हैं, तो वो क्या होते हैं, परागकण जो चतुष्क से पहले बात कि परागकण के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। और परागकण जैसे ही चतुष्क से फ्री होकर बहुत ज़्यादा मात्रा में वृद्धि करते हैं, इनमें रिक्तिकाएँ भी पाई जाती है। ये सिंपल सी पॉइंट से मैं महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एक बात की थी कि परागकण का जो होते हैं परागकण, उनमें परागण की क्रिया से पहले कौन सी क्रिया होती है, कुछ क्रियाएँ इनके परिवर्धन की परागण की क्रिया जो होती है उसके बाद में होती है, कुछ पहले होती है। पहले होने वाली बात क्या है कि परागकण जो होगा उसमें समसूत्री विभाजन होगा और इसका जो केंद्रक होगा 2 बड़े केंद्र को बढ़ जाएगा। ये दोनों केंद्र, जैसे मान लीजिए परागकण है, इसमें ये 2 एक केंद्र बन गए, तो इनके बीच में क्या होती है, भित्ति बन जाती है। और भित्ति बनने की वजह से ये 2 कोशिकाओं में बदल जाते हैं, तो इसे बोलते हैं कायिक कोशिका। बड़ी कोशिका क्या कहलाती है, कायिक कोशिका। और जो छोटी कोशिका होती है क्या कहलाती है, जनन कोशिका कहलाती है, ठीक है। तो क्या हो गया, कायिक कोशिका और जनन कोशिका बन गई। उसके बाद क्या होता है कि जो जनन कोशिका जो होती है ये परिवर्तन के दौरान किससे जुड़ी होती है, परागकण की भित्ति से जुड़ी होती है। उस समय कैसी होती है, आपके लेंस की आकृति की होती है। और जैसे ही ये क्या होती है, जनन कोशिका का खुद की भित्ति बन जाती है, तो ये परागकण की भित्ति से क्या हो जाती है, आपके परागकण से झिल्ली से दूर हो जाती है। और दूर होने के बाद इसका आकार क्या होता है, बदलता रहता है। और फाइनली इसका आकार कैसे हो जाता है, आपके कर्मी रूपी या कोमा रूपी भी कह सकते हैं, कर्मी रूपी या कीट रूपी, या फिर ये आपकी हो जाती है
वृंत रूपी, और इसका एक और नाम है मसूराकार हो जाती है, लेंटिकुलर शेप। मसूराकार आकार कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का शेप हो जाता है इनका। तो इस प्रकार से क्या हो जाती है, आकार बदल जाता है। कि पहले किसी जुड़ी होती है परागकण से, तब तो इसका आकार गोल होता है, लेंस का आकार जैसा होता है। लेकिन जैसे जैसे परागकण से क्या होती है, परागकण के जो भित्ति उसको छोड़कर इनकी खुद की भित्ति बन जाती है, उससे जुड़ जाती है, तो इसका आकार अब बदलता रहता है, गोलाकार हो जाता है, फिर कर्मी रूपी हो जाता है और मसूराकार हो जाता है। तो ध्यान रखना, जनन कोशिका का आकार कैसा होता है, मसूराकार। वैसे आकार बदलता रहता है, कोई फिक्स आकार नहीं होता है, तो मसूराकार हो जाता है। फिर अभी आगे पढ़ेंगे तो जनन कोशिका जब ये होता है, इसमें नरयुग्म बनने वाले होते हैं, तो कैसे बन जाती है, ये आपके कर्मी रूपी बन जाती है, कोमा रूपी बन जाती है, ताकि ये जनन आपके प्राग नलिका या जनन नलिका है उसमें आसानी से गति कर सके। तो इसका आकार तो बदलता रहता है, लेकिन कभी पूछ ले जनन कोशिका आकार कैसा हो जाता है, मसूराकार हो जाता है। तो अभी अपने आप पढ़ लिया नरयुग्मोद्भिद का परिवर्तन क्या होता है। अब बात करेंगे कायिक कोशिका और जनन कोशिका। कायिक कोशिका और जनन कोशिका एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कायिक कोशिका और जनन कोशिका। पहले कायिक कोशिका की बात करते हैं। वेजिटेटिव सेल, ठीक है। कायिक कोशिका क्या होती है, देखो कायिक कोशिका पहली बात तो बड़ी कोशिका होती है। पहला पॉइंट ये कोशिका कैसी होती है, बड़ी कोशिका होती है। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग भी पाए जाते हैं, सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है। आरएनए पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है, आरएनए, प्रोटीन, डीएनए सभी प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। और इनके अंदर आपके कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है, थोड़ी बहुत एक रेक्तिकाएँ पाई जाती है। और इनका आकार शुरुआत में क्या होता है, गोलाकार होता है, जो आकार बाद में बदलता रहता है, ठीक है। और कायिक कोशिका का मुख्य कार्य याद रखेंगे कि कायिक कोशिका का मुख्य कार्य क्या है। वैसे कार्य अभी भी कहते हैं विवादास्पद है, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते, लेकिन अपन को मानना है कि भाई एग्जाम के अकॉर्डिंग इसका कार्य होता है पराग नलिका का निर्माण करना, कि पराग नलिका का निर्माण किसका कार्य है, आपके पराग नलिका का निर्माण करना, कायिक कोशिका। अब पराग नलिका क्या अभी मैं बताऊंगा आपको, इसके आगे थोड़ा पढ़ूंगा तो, ठीक है। कि भाई कायिक कोशिका क्या होती है, आपके बड़ी कोशिका होती है, इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं, सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, रेसे पाए जाते हैं, आरएनए पाया जाता है, डीएनए भी पाया जाता है। इसके अंदर रिक्तिका भी बनती है, और इसके अंदर आपके इस कायिक कोशिका का आकार जो है थोड़ा बदलता रहता है। और मुख्य कार्य क्या है, पराग नलिका का निर्माण करना, ये कायिक कोशिका। पराग नलिका क्या, देखो सुनो, कि जैसे ये वर्तिकाग्र है और ये अंडाशय में बीजांड हो गया अंदर, तो वर्तिकाग्र में जैसे ये परागकण आए, ठीक है। अब इस जाति का परागकण आया, मान लीजिए इस जाति का परागकण है, अंकुरन हो गया, तो इसमें क्या होता है, जो ये मान लीजिए परागकण, इसमें ये कायिक कोशिका है, तो इस कायिक कोशिका क्या बनेगी, एक नलिका बनेगी, जो वर्तिका सोतिका पहुंचेगी, आपके बीजाणु में पहुंचेगी। तो ये नलिकानुमा संरचना होती है, इसे क्या कहते हैं, पराग नलिका। ये पराग नलिका क्या कार्य करती है, भी पढ़ेंगे। तो ये पराग नलिका क्या करती है, भी पढ़ेंगे। जनन कोशिका जो होती है, इसमें भी पढ़ेंगे, संसूत्री विभाजन होगा, इससे नरयुग्मक बनेंगे। तो ये नरयुग्मक क्या होते हैं, यहाँ से होते हुए इस अंडाशय तक पहुँचते हैं, क्योंकि मादा युग्मक यहाँ होता है। तो निषेचन क्रिया में क्या करती है, पराग नलिका योगदान देती है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, पराग नलिका या जनन नलिका भी कहा जाता है इसको। अब आप आगे देखिए कि मुख्य कार्य हो गया, ठीक है। कायिक कोशिका का मुख्य कार्य क्या है, क्या नहीं है। अब बात करते हैं इसके आगे जनन कोशिका की। तो जनन कोशिका के जनन कोशिका या जर्मिनेटिव सेल क्या होती है, कि भाई जनन कोशिका क्या होती है। अब देखो सुनो कि ये कायिक कोशिका से आकार में छोटी होती है, इसका आकार शुरुआत में कैसा होता है, लेंस जैसा होता है, अभी बात की थी। उसके बाद इसका आकार बदलता रहता है, कर्मी रूपी, ठीक है, वृंत रूपी, ठीक है, और मसूराकार, इस प्रकार का आकार बदलता रहता है। लेकिन ये लास्ट में कैसे हो जाती है, कर्मी रूपी आकार हो जाता है, या आपके इस प्रकार का आकार हो जाता है। और ये आकार इसके लिए क्या होता है, बहुत ही अनुकूलित आकार होता है, जिससे क्या होता है, जनन क्रिया में आपके ये जैसे इसका आकार जैसे मान लीजिए जनन कोशिका है, तो इसका आकार कैसा होगा, इस प्रकार का होता है। ये जनन कोशिका क्या होती है, पराग नलिका में यहाँ आ जाती है।
तो आसानी से परागनलिका में गति कर पाती है। इसलिए क्या होता है, ये जो आकार है कर्मी रूपी आकार, इसके लिए क्या होता है, अच्छा होता है, इसके परागनलिका में गति के लिए मदद करता है। इसके अलावा इसमें भी कोशिका द्रव्य थोड़ा कम पाया जाता है, आरएनए डीएनए प्रोटीन इसमें भी पाए जाते हैं। इसका कार्य क्या है कि जनन कोशिका का किसमें सूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, और जनन कोशिका के द्वारा क्या होते हैं, 2 नर युग्मक बनते हैं। ठीक है, 2 नर युग्मक बनते हैं, अभी पढ़े आगे, वो जनन क्रिया में योगदान देते हैं। अब जनन कोशिका और कायिक कोशिका में एक चीज़ का ध्यान रखना कि दोनों में डीएनए की मात्रा तो बराबर ही होती है। किसकी मात्रा, कि डीएनए तो बराबर मात्रा में ही पाया जाता है इनके केंद्रक में, लेकिन इनमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य किसमें ज़्यादा, कायिक कोशिका में। कोशिका द्रव्य इनमें कम होता है इनकी तुलना में, तो जिसमें कोशिका द्रव्य ज़्यादा होगा उसमें आरएनए की मात्रा भी क्या होगी, ज़्यादा। तो इसमें आरएनए क्या होता है, कम पाया जाता है, इसमें आरएनए क्या पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। बाकी तो लगभग पॉइंट समान ही है। इस भी कोशिकांग पाया जाता है, इसमें थोड़े कम पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य इसमें ज़्यादा होता है, कोशिका द्रव्य इसमें कम होता है, तो आरएनए इसमें ज़्यादा और आरएनए इसमें कम पाया जाता है। आकृति दोनों की अनियमित होती है, निश्चित नहीं होती। इसकी गोलाकार आकृति होती है, बाद में बदलती रहती है। इसकी आकृति शुरुआत में लेंस की होती है, जैसे जैसे आगे परिवर्तित होती रहेगी तो इसकी आकृति लेंस से गोलाकार, कर्मी रूपी, आपके मसूराकार, इस प्रकार से बदल जाती है। लेकिन कर्मी रूपी जो आकृति है ये इसकी परागनलिका में गति में योगदान देती है। और कायिक, आपके कायिक कोशिका में क्या पढ़ा था, परागनलिका का निर्माण करना, और जनन कोशिका का कार्य क्या है कि जनन कोशिका जो होती है इसमें समसूत्री विभाजन होता है, जिससे नर युग्मक बनते हैं। ठीक है, ये कायिक कोशिका और जनन कोशिका हो गए। अब अपन आगे पढ़ते हैं नर युग्मकों का निर्माण, कि भाई नर युग्मक है उनका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो नर युग्मकों का निर्माण, देखो नर युग्मकों का निर्माण, अभी मैंने आपको बता दिया नर युग्मक कहाँ से बनते हैं, कि जैसे मान लीजिए आपके, ठीक है, ये कायिक कोशिका हो गई, ये जनन कोशिका हो गई। ठीक है, जनन कोशिका, तो इस जनन कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, 2 नर युग्मक बनते हैं। ठीक है, ये तो बाद में बात करना। अब इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बात की पॉइंट की बात करते हैं कि भाई नर युग्मकों का निर्माण 2 प्रकार से। देखो कुछ पादपों में ऐसा देखा गया है कि जैसे मान लीजिए वर्तिकाग्र है, इसमें परागण आ गए, मान लीजिए जाति का परागण आ गया, तो ये परागण की क्रिया हो गई। तो कुछ पादपों में क्या होता है, जैसे परागण की क्रिया हुई और हाथों हाथ इसमें क्या हो जाएगा, इस परागण के अंदर क्या हो जाएंगे, नर युग्मक बन जाएंगे। ठीक है, ये क्रिया बहुत ही कम पादपों में पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल 2 है, एक है कुल्फा और एक बंदरबाटी। याद रखेंगे आप, कुल्फा और बंदरबाटी। आपके कुल्फा को कहा जाता है पोर्टुलाका, क्या कहा जाता है, पोर्टुलाका। और जो बंदरबाटी है इसका नाम जो आपके क्या है, होलो, आपके देखो याद रखना, होलो पटेला। देखो ध्यान रखना ये नाम, होलो पटेला। ठीक है, वैसे कुल्फा और बंदरबाटी काफ़ी है, लेकिन इंग्लिश वर्ड देख लेना एक बार, क्योंकि नाम इंग्लिश वर्ड में आ गए, इनमें किस प्रकार के या इनमें जनन आपके नर युग्मक कब बनते हैं, तब आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी एग्जाम्पल आप कुल्फा बंदरबाटी लिख दें तो भी सफिशियंट है। ठीक है, क्या होता है, मैंने अभी इनके बारे में क्या बताया कि अपन क्या पढ़ते हैं कि ज़्यादातर क्या होता है, देखो अपन और बीजियों की बात करें, ज़्यादातर पादपों में क्या होता है कि भाई परागगण की क्रिया होगी, परागण यहाँ आएंगे, उसके बाद परागकण जो ये आएंगे उसमें क्या होगा, पराग, इससे कायिक कोशिका से क्या बन जाएगी, आपके परागनलिका बन जाएगी। फिर उसके बाद ये जनन कोशिका क्या होती है, परागनलिका में आ जाती है। यहाँ पे मान लीजिए ये आपके वर्तिका हो गई और ये आपके परागनलिका हो गई, ये जनन कोशिका, ये यहाँ पे आ गई। अब यहाँ जनन कोशिका यहाँ आने के बाद इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, 2 नर युग्मक बनते हैं। ये ज़्यादातर किन में होता है, अवर्धबीजी पादपों में होता है। लेकिन कुल्फा बंदरबाटी में क्या होता है कि जैसे ही मान लीजिए परागण यहाँ आ गया, अब उसका अंकुरण भी नहीं हुआ, अंकुरण मतलब उससे परागनलिका भी नहीं बनी, उससे पहले यहाँ क्या हो जाएगा, समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 नर युग्मकों का निर्माण हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद कभी अपने कुछ पादपों में परागण होने के हाथों हाथ परागण के अंकुरण से पहले क्या होते हैं, नर युग्मक बन जाते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल है। अब बाकी पादपों में क्या होता है कि परागण हो गया, परागण यहाँ आ गया, अब परागण में अंकुरण होगा, मतलब इसे एक आपके जो है कायिक कोशिका के द्वारा परागनलिका बनेगी। अब परागनलिका या जनन नलिका बनने के बाद क्या होगा, ये जनन कोशिका जो है परागनलिका में चली जाएगी, और परागनलिका में जाने के बाद जैसे मान लीजिए आपकी वर्तिका और ये परागनलिका और ये मान लीजिए अंडाशय यहाँ पे आपके, ठीक है, ये परागनलिका में यहाँ जनन कोशिका जाएगी। फिर इसमें समसूत्री विभाजन होने से 2 युग्मक बनेंगे या 2 कोशिका बनेगी। ठीक है, जिन्हें क्या कहेंगे, नर युग्मक कहेंगे। तो
तो इस प्रकार से नर युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये नर युग्मक जो होते हैं इनकी विशेषता क्या है कि भाई एक तो ये अगुणित होते हैं, दूसरे ये अचल होते हैं, एकसाबिक होते हैं, अचल या एकसाबिक एक ही बात है, और एक कोशिक होते हैं। क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, अचल होते हैं, एकसाबिक होते हैं और एक कोशिक होते हैं, मतलब एक कोशिका पाई जाती है। तो कितने नर युग्मक बनते हैं, 2 नर युग्मक। ध्यान रखना, नर युग्मक किससे बनते हैं, जनन कोशिका से। कौन से विभाजन के द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा। कितने आपके नर युग्मक बनते हैं, 2 बनते हैं। देखो ये नर युग्मक है, मैंने कल बताया था जनन छिद्र होते हैं, वो पराकण जो होते हैं ना, पराकण की संरचना बनाई थी कल अपने के। इस प्रकार के पराकणों के ऊपर ये अलंकरण पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये आपके ये अंदर वाली परत, इसमें क्या होता है, ऐसे कुछ छिद्र पाए जाते हैं, बना लेते। देखो 1 या 3 क्या पाए जाते हैं, इसे बोलते थे जनन छिद्र। ये जनन छिद्र 1, 2 और ये 3, ये क्या है, जनन छिद्र है। ये अलग चीज़ है, 1 या 3 हो सकते हैं। और नर युग्मक जो हैं ये कहते हैं ये 2 होते हैं। ध्यान रखना, किससे बनते हैं, जनन कोशिका से बनते हैं। काय कोशिका से क्या बनती है, परागनलिका बनती है। ऐसे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ तक तो आपके क्लियर होगा। बंदरवाटी गुल्फा जरूर याद रखेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं मादा युग्मोद्भिद का आपके संरचना और विकास। तो फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये बात करेंगे आज। देखिए सुनिए आप कि भाई जो मादा युग्मोद्भिद है इसकी बात करते हैं। पहले पढ़ चुके हैं अपन, फिर भी देखो मादा युग्मोद्भिद में क्या होता है, इसका मुख्य जननांग क्या होता है, जायांग होता है। आपको पता ही है मुख्य जननांग या मादा जननांग को क्या कहा जाता है, जायांग, गाइनोशियम। क्या कहते हैं, गाइनोशियम कहा जाता है। और जायांग जो होता है बहुत सारे किसी चीज़ों से मिलकर बना होता है, अंडप से। तो इसकी एक क्या होगी, अंडप, जिसे बोलते हैं कार्पस, ठीक है, कार्पस बोला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो अंडप है ये क्या करते हैं, बीजांड को धारण करते हैं। कि बहुत सारे बीजांड क्या करते हैं, अंडप पे पाए जाते हैं। अंडप के अंदर क्या होता है, बीजांड पाए जाते हैं, बीजांड को धारण करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, आपके बीजांड धारीपण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीजांड धारीपण। क्यों कहते हैं कि बीजांडों को क्या करते हैं, एक अंडप में बीजांड पाए जाते हैं, ठीक है। और बीजांड से क्या बनते हैं, बीज बनते हैं। उसके बाद के जो अंडप होते हैं या अंडा से जो आपके अंडप पाए जाते हैं, यदि ये अंडप की मात्रा जो होती है अपने शरीर में आपके पात्रों में अलग अलग होती है, तो ये अंडप एक साथ में, इनको क्या बोलते हैं, आपके अंडप एक साथ जुड़ जाते हैं, तो इसको बोला जाता है आपके, देखो एक वर्ड होता है आपके कि अंडप की जो संख्या है ये आपस में, जैसे मान लिया आपने पढ़ते हैं फैमिली वाले चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें आपने पुष्प तो पढ़ते होंगे, तो अपने से लिखते थे गाइनोशियम 5, ठीक है, या फिर गाइनोशियम 5 संयुक्त, ठीक है। कि जो अंडप पाए जाते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, तो उसको बोला जाता है संयुक्त। और वो मान लीजिए अंडप 5 है और वो 5 अंडप अलग अलग है, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रत्यकृत बोला जाता है। एपोकार्पस पृथक होते हैं, जुड़े, एपोकार्पस पृथक होते हैं, जुड़े होते हैं, इसको बोलता है सिनकार्पस बोला जाता है। तो अंडप जब पृथक रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो उनको बोलते हैं आपके प्रत्यकृत, और जब जुड़ जाते हैं तो संयुक्त अंडप कहा जाता है। एपोकार्पस और सिनकार्पस कहा जाता है। ये चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद अपन पढ़ चुके थे कि जो एक अंडप जो होता है या जायांग जो होता है उसके 3 भाग होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है वर्तिकाग्र, ऊपर वाला भाग जो होता है वर्तिकाग्र, जहाँ पे क्या आते हैं आपके परागकण आकर ठहरते हैं। दूसरा वर्तिका, जहाँ से आपके जिसके अंदर परागनलिका बनती है। और तीसरा क्या है, आपके अंडाशय, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है, ठीक है। तो बीजांड के द्वारा क्या बनते हैं, बीज, बीजांड मतलब ओव्यूल पाए जाते हैं, ओव्यूल के अंदर क्या बनते हैं, सीड बनते हैं। तो ये हो गया मादा युग्मोद्भिद का जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है। और जो ये अंडप होते हैं, बीजांड होते हैं, इनको क्या कहते हैं, गुरु बीजाणुपण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरु बीजाणुपण भी कहा जाता है। किसको, बीजांड को, क्योंकि ये आपके मादा जननांग के अंदर मुख्य योगदान देते हैं। किसको, बीजाणु को क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणुपण कहा जाता था। जैसे पुंकेश्वर को अपन क्या कहते हैं, लघु बीजाणुपण कहते थे। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, अंडा व बीजांड जो होते हैं उनका क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणुपण कहा जाता है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, इतनी एग्जाम में नहीं आती है, फिर भी एक चीज़ का ध्यान रखें। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। देखो मैं आपको एक चित्र के द्वारा समझाऊंगा। यदि आप उसे समझ गए तो आपको परिभाषा में कोई तकलीफ नहीं आएगी ना कि, और यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो उसमें थोड़ी परिभाषा आपको तकलीफ करेगी, याद भी नहीं हो पाएगी। ध्यान देना कि भाई जो अंडप होता है, अपन बात करें कि जायांग या
जायांग का जो अंडक वाला भाग होता है उसका नीचे वाला भाग क्या होता है, थोड़ा फ्लास्क नुमा और फूला हुआ होता है, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। तो जायांग या अंडक जो होता है उसका नीचे वाला भाग फूला हुआ होता है और फ्लास्क नुमा संरचना होती है पूरी जायांग की। तो ये फूला हुआ भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। अब देखिए क्या क्या परिभाषा आने वाली है। एक आएगी बीजांडासन, जिसे प्लेसेंटा बोला जाता है। एक आएगा बीजांड व्रंत, एक आएगी आपके निभाग, एक परिभाषा आएगी आपके रेफे, बीजांडासन, बीजांड व्रंत, निभाग, रेफे। ये 4 परिभाषा आपको ध्यान। बीजांड तो आप जानती है अंडाशय के अंदर पाई जाने वाली संरचना जिससे बीज बनते हैं। अब बीजांडासन क्या, देखो इसको समझने के लिए मान लीजिए ये अंडाशय है और इसके अंदर ही बीजांड, तो आपको पता है अंडाशय के अंदर ही बीजांड होते हैं। तो ये अंडाशय की क्या भित्ति है कि बीजांड के अंदर कि अंडाशय से जुड़ने वाली व्रंतनुमा संरचना, कि बीजांड को और अंडाशय से बीजांड व अंडाशय को जोड़ने वाली व्रंतनुमा संरचना होती है, क्या बोलते हैं, बीजांड व्रंत। क्या कहा जाता है। और ये जो आपके बीजांड है वो अंडाशय के जिस जगह से जुड़ता है, जैसे इस अंडाशय किस जगह जुड़ रहा है तो इसे क्या कहा जाता है, बीजांडासन कहते हैं। और बीजांड व्रंत बीजांड से जिस जगह जुड़ा हुआ है, जैसे ये जुड़ा हुआ है यहाँ से, इस रचना को क्या कहते हैं आपके, निभाग या हाइलम, इंग्लिश में निभाग या हाइलम कहा जाता है। और निभाग और बीजांड व्रंत और बीजांड जहाँ से जुड़े होते हैं वहाँ पे एक अतिवर्ती बन जाती है, ठीक है। बीजांड व्रंत और बीजांड जहाँ एक अतिवर्ती बन जाती है उसे क्या कहते हैं, रेफे। इस चीज़ का बीजांड सिंपल सी परिभाषा वापस बता दूंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है, सुन लीजिए ध्यान से कि भाई बाकी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। वर्तिका, अगर वर्तिका, अंडाशय, आपके बीजांड क्या होते हैं, ठीक है। अब महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या उसकी बात कर रहे हैं कि भाई अंडाशय जो होता है या जायांग जो होता है उसके अंदर नीचे गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे बीजांड कहते हैं। और अब देखो बीजांड, वापस बनाता है उसी चित्र को यहाँ पर देखना, समझ, यहाँ पर देख लीजिए आप। मान लीजिए ये अंडाशय है, ये जो बनी हुई है अंडाशय की भित्ति है, क्या है, अंडाशय की भित्ति मान लीजिए आप, ठीक है। और इसके अंदर ये बीजांड है। इसी के द्वारा समझ आएगी, परिभाषा याद करोगे आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो बीजांड व अंडाशय को जोड़ने वाली जो व्रंतनुमा संरचना होती है, मतलब इस प्रकार से हल्की संरचना, व्रंतनुमा जो संरचना होती है इसे क्या कहते हैं, बीजांडासन का आपका, सॉरी बीजांड व्रंत कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड व्रंत। और कि बीजांड जो होता है और बीजांड को बीजांड व्रंत अंडाशय के जिस भाग से जुड़ता है, कि बीजांड व्रंत ये हो गया अंडाशय के जिस भाग से जुड़ता है, जैसे यहाँ जुड़ रहा है, इस भाग को क्या कहेंगे, बीजांडासन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बीजांडासन कहते हैं। और बीजांड तो ये हो गया, ये क्या है, बीजांड, ये संरचना बीजांड व्रंत होगी। कि बीजांड और बीजांड व्रंत तो जहाँ पे जुड़ते हैं, ये यहाँ से जुड़ रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, निभाग या हाइलम। और जब बीजांड और बीजांड आपके व्रंत जुड़ते हैं वहाँ पे एक अतिवर्ती बन जाती है, एक उभार बन जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, रेफे कहते हैं, ठीक है। ये परिभाषा मैंने आपको 2 बार बता दी, ठीक है। वापस कोई तकलीफ है इस वीडियो को वापस रिवाइज करके देख लीजिए, ये आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। और बाकी मैंने अभी आपको वर्तिका और वर्तिकाग्र के बारे में तो वैसे ही बता ही दिया कि वर्तिका और वर्तिकाग्र क्या होता है। अब इसके आगे बात करते हैं कि भाई मादा युग्मोद्भिद हो गया, ठीक है। अब मादा युग्मोद्भिद का जो है, अब पढ़ेंगे बीजांड की संरचना, कि भाई बीजांड क्या है, बीजांड महत्वपूर्ण। देखो बीजांड की संरचना या ओव्यूल की संरचना की बात करेंगे। देखिए पहले बना लेते थोड़ी सी। ये आपके भ्रूणकोश है, अभी पढ़ेंगे आगे भ्रूणकोश क्या होता है। इसमें 3 कोशिकाएं ऊपर होती है, 2 और 3 कोशिकाएं नीचे पाई जाती है और एक द्वितीय केंद्र पाया जाता है। और इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, अध्यावरण पाया जाता है। ये अध्यावरण है, ठीक है। 2 अध्यावरण पाया जाता है और फिर ये एक अध्यावरण इस प्रकार की संरचना बना लेता है। और इसी संरचना के बीच ये यहाँ पे एक अतिवर्ती पाई जाती है, इसे रेफ बोलते हैं। और यहाँ से जुड़ी हुई संरचना जो होती है इस प्रकार से। देखो ये क्या कहलाते हैं, बाह्य अध्यावरण, बाहर वाला, और ये अंदर वाला अंत्य अध्यावरण, इंट्यूब्यूमेंट कहा जाता है, ठीक है। ये आपके भ्रूणकोश है,
एक कोश आता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रियो सेक। एक कोश भी आता है, तो इसलिए कन्फ्यूज नहीं हो, भ्रूण कोश। और भ्रूण कोश में ऊपर वाली जो कोशिकाएं होती है इन्हें कहा जाता है आपके प्रतिमुखी कोशिका। इसे बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीय केंद्रक। उसके अलावा ये जो भाग या जगह छोटी, इसे बोलते हैं बीजांड द्वार। और ये जो पोर्शन होता है ऊपर वाला बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट, इसे बोला जाता है निभाग। और यहाँ पे बहुत सी ऐसे छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है, ऐसे छोटी छोटी मृदुत्व की कोशिकाएं पाई जाती है, अंदर पूरा पूरा भर जाता है, इसे बोलते हैं बीजांड काय। और ये होती है आपके रेफे, इसे बोला जाता है बीजांड व्रंत। और ये यहाँ पे आपके निभाग हाइलम। ये आपके एक बीजांड की संरचना। और कौन से बीजांड की संरचना है, तो ज़्यादातर आवृतबीजियों में कौन सा बीजांड पाया जाता है आपके, उसका नाम है प्रतिप बीजांड, इंग्लिश बोलते हैं एनाट्रोपस। एनाट्रोपस का डायग्राम है। अभी आगे बीजांड के प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें ये पढ़ेंगे। तो ये एनाट्रोपस प्रकार के क्या है, बीजांड है। ठीक है, अब सुनिए आप कि बीजांड क्या होता है, चित्र के द्वारा ये पढ़ेंगे कि बीजांड जो होता है गोलाकार संरचना होती है, जैसे बीच में बना हुआ बीजांड है बीच वाला, तो बीजांड क्या है, गोलाकार संरचना होती है। ठीक है, और बीजांड के गोलाकार संरचना होती है, इसके चारों तरफ मृदुत्व के कोशिकाओं का बना संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, बीजांड काय। और बीजांड काय का कार्य है बीजांड को पोषण देना। ठीक है, तो ये मृदुत्व की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसे क्या बोलते हैं, बीजांड काय। बीजांड काय के चारों ओर आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, अध्यावरण। ठीक है, और दो प्रकार के होते हैं, सबसे बाहर वाले को बाह्य अध्यावरण, अंदर वाले को अंत्य अध्यावरण। किसी भी बीजांड के अंदर अध्यावरण की जो संख्या उसके आधार पर, जैसे एक अध्यावरण तो उसे बोलेंगे एक अध्यावरणी, दो है तो उसे द्विअध्यावरणी, यदि अध्यावरण नहीं है तो अध्यावरणी, है ना। जैसे एक है तो एक अध्यावरणी बोलते हैं यूनिट टेग्मिक, दो है तो उसे बाईटेग्मिक, और नहीं है तो उसे एटेग्मिक बोला जाता है इंग्लिश में। तो ये अध्यावरण हो गए। अब मतलब पूरे बीजांड के अंदर एक पतली संरचना पाई जाती है जहाँ पे आपके अध्यावरण नहीं पाए जाते हैं। ये अध्यावरण या नहीं पाए, जैसे क्या कहा जाता है, बीजांड द्वार कहा जाता है। ठीक है, और आपके बीजांड द्वार का बीजांड का जो आधार्य भाग होता है, आधार्य भाग इधर होगा। तो देखो ये क्या होता है, अभी पढ़ूंगा मैं आपको, 180 डिग्री पे घुमा हुआ है। तो ये डायग्राम उल्टा बना है, सीधा बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा। तो इसका आधार क्या आ जाएगा, ये। तो जो आधार होता है उसे क्या कहा जाता है, निभाग। और निभाग के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है, अध्यावरण की। तो अध्यावरण की उत्पत्ति किससे होती है, निभाग के द्वारा होती है। ठीक है, उसके बाद देखो निभाग हो गए, बीजांड द्वार हो गए। उसके बाद इसमें भ्रूणकोश पाया जाता है। तो भ्रूणकोश के अंदर देखो ये ऊपर वाले जो भ्रूणकोश के अंदर जो होता है, भ्रूणकोश या ऐसे कह सकते हैं मादा युग्मोद्भिद की भी कह सकते हैं, एक ही बात है। भ्रूणकोश कहें चाहे मादा युग्मकोद्भिद कहें, एक ही बात है। ठीक है, तो ये भ्रूणकोश जो होता है इसके अंदर क्या पाई जाती है, ऊपर के ऊपर तरफ मतलब निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिका या एंटीपोडल सेल कहा जाता है। और बीच में क्या होता है, द्विगुणित कोशिका का समूह होता है, जिसे ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीय केंद्र कहा जाता है। और नीचे बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे कहा जाता है अंड समुच्चय। क्या कहा जाता है, अंड समुच्चय कहा जाता है। ये 3 कोशिका बनी है, जिसे क्या कहते हैं, अंड समुच्चय कोशिका। अंड समुच्चय कोशिका, इस अंड समुच्चय कोशिका में 3 कोशिकाएं होती है। एक तो अंडा कोशिका पाई जाती है, अंड कोशिका पाई जाती है। 2 क्या पाई जाती है, आपके शाही कोशिकाएं पाई जाती है। 2 शाही कोशिकाएं इसमें पाई जाती है। किसके अंदर, आपके एनाट्रोपस बीजांड के अंदर। किसके अंदर पढ़ रहे हैं अभी अपन, इस अंड समुच्चय के अंदर। और बीजांड व्रंत और अपन बीजांड व्रंत बीजांड आपके ये बीजांड रेफे निभाग तो पढ़ चुके हैं। तो ये बीजांड की संरचना के अंदर इतनी संरचनाएं आती है। ठीक है, क्या क्या आती है वापस सुन लीजिए कि भाई सबसे पहले बीजांड जो होता है गोलाकार संरचना होती है, इसके चारों तरफ क्या होता है, मृदुत्व की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय का कार्य क्या है, बीजांड को पोषण देना। उसके बाद पढ़ा कि बीजांड काय के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, आपके अध्यावरण पाए जाते हैं। ठीक है, बाहर वाले को बाह्य अध्यावरण, अंदर वाले को अंत्य अध्यावरण। एक अध्यावरण है तो उसे एक अध्यावरणी, यूनिटेग्मिक। 2 अध्यावरण है तो उसे द्विअध्यावरणी या बाईटेग्मिक। यदि अध्यावरणी है तो अध्यावरणी या एटेग्मिक भी कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अध्यावरण जो होते हैं कुछ एक जगह पे नहीं पाए जाते, नलिकाओं की संरचना बची हुई होती है, उसे बीजांड द्वार कहते हैं। और आपके बीजांड के आधार्य भाग, आधार्य भाग क्यों होता है मैंने बता दिया, 180 डिग्री पे घुमा हुआ है, सीधा होगा तो इधर जाए। तो आधार्य भाग क्या होता है, ये। तो आधार्य भाग में क्या पाया जाता है, निभाग पाया जाता है। और निभाग के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है, अध्यावरण की उत्पत्ति होती है। उसके बाद अपने पढ़ा कि भाई
जो आपकी बीजांड जो होता है उसके अंदर ऊपर 3 कोशिकाएं पाई जाती है, निभा की तरफ से प्रतिमुखी कोशिकाएं, बीच में जो पाई जाती है उसे ध्रुवीय केंद्र के द्वितीय केंद्र कहते हैं, और नीचे की तरफ बीजांड द्वार की तरफ एक आपके अंड समुच्चय कोशिका पाई जाती है, जिसमें एक अंड कोशिका होती है और 2 सहायक कोशिका होती है। इस पूरी संरचना को, ये प्रतिमुखी कोशिकाएं ये सब किसमें पाई जाती है? भ्रूणकोश के अंदर पाई जाती है। भ्रूणकोश को क्या कहा जाता है? मादा एगमोद्भिद कहा जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, बीजांड की एक प्रारूपिक संरचना पाई जाती है। अब अपन आगे पढ़ेंगे बीजांड के प्रकार, के बीजांड के प्रकार क्या होते हैं। तो लास्ट टॉपिक रहेगा बीजांड का प्रकार आज अपने, उसके बाद अब बचा हुआ चैप्टर रहेगा वो कल कंप्लीट करेंगे। तो बीजांड के प्रकार एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें। बीजांड के प्रकार किसके आधार पर है कि बीजांड द्वार और निभाग की स्थिति जो होती है उसमें जो अंतर पाया जाता है उसकी वजह से बीजांड क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो पहला बीजांड जो अपन पढ़ेंगे वो क्या है? ऋजु बीजांड। इसे बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। क्या कहा जाता है? ऑर्थोट्रोपस। अब इस ऋजु बीजांड में क्या होता है, देखो परिभाषा बोल देता हूँ मैं आपके सामने कि सबसे पहले इसमें क्या होगा, डायग्राम अपन को ज़्यादा एक बार देख लेना, किताब से बनाने की जरूरत नहीं, ज़्यादातर बीजांड का डायग्राम वही पूछा जाता है। तो ऋजु बीजांड में क्या होता है कि बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वर्त सभी क्या होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं। कौन कौन? बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत, ये क्या होते हैं, सभी एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं। इनकी स्थिति के आधार पर परिभाषा हैं, एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं। और जो बीजांड जो होता है वो क्या होता है, ऊर्ध्व स्थिति में होता है। इसके अंदर बीजांड क्या पाया जाता है, ऊर्ध्व स्थिति में या लंबा होता है। 2 पॉइंट महत्वपूर्ण है कि ऋजु बीजांड जो होते हैं उसमें क्या होता है, बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत सभी एक सीधी रेखा में होते हैं। बीजांड जो होता है वो ऊर्ध्व या लंबा होता है। और ये किन में पाया जाता है, एग्जाम्पल जरूर याद रखना, एग्जाम्पल ही इनके क्या है, महत्वपूर्ण है। तो ये एक तो पाया जाता है पोलीगोनेसी, किसमें पाया जाता है, पोलीगोनेसी, और पाइपरेसी कुल के अंदर पाया जाता है, पाइपेरेसी, पाइपेरेसी कुल के पादपों में। और ज़्यादातर किनमें, जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर यही पाया जाता है कि ज़्यादातर जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं उनके अंदर भी क्या पाया जाता है, आपके ऋजु बीजांड। इंग्लिश याद जरूर रखेंगे, ऑर्थोट्रोपस, ठीक है। इंग्लिश में भी पूछे जाते थे, इंग्लिश जरूर याद रखना है। सभी के 5 प्रकार के पढ़ेंगे जो सभी के इंग्लिश वर्ड आपको याद रखना है। ऑर्थोट्रोपस तो पहला ऋजु बीजांड क्या होते हैं कि भाई बीजांड द्वार, निभाग, बीजांड वृंत सीधी रेखा में होते हैं। बीजांड जो होता है ऊर्ध्व या लंबा होता है। और किस में पाए जाते हैं, तो पोलीगोनेसी, पाइपेरेसी और आपके जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर ये मुख्य रूप से पाया जाता है। इनकी मुख्य विशेषता है। दूसरा अपन पढ़ते हैं, अपन आगे प्रतिबीजांड या एनाट्रोपस की बात करेंगे। अभी जो आपने डायग्राम बनाया था वो आपके प्रतिबीजांड क्या था, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एनाट्रोपस। एनाट्रोपस की बात करते हैं कि इसमें क्या होता है एनाट्रोपस के अंदर कि भाई आपके जो बीजांड वृंत होता है वो पार्श्व क्षेत्र से क्या हो जाता है, बीजांड वृंत मोटा हो जाता है। मोटा होने की वजह से क्या होता है, ये बीजांड जो होता है 180 डिग्री पर घूम जाता है। तो अपने जो बनाया वो 180 डिग्री पे घुमा हुआ बनाया, तो उसको सीधा करेंगे नॉर्मल स्थिति में तो सभी चीज़ें नीचे, ऊपर वाली चीज़ें नीचे आ जाएगी। तो 180 डिग्री पे घूम जाता है। इसकी क्या विशेषता है कि भाई बीजांड द्वार और हाइलम क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। तो अपन पढ़ा था बीजांड द्वार और हाइलम क्या पाए जाते हैं, पास पास। अपन बनाया था, ऐसे बनाया था, बीजांड द्वार तो यहाँ बनाया था और हाइलम इधर बनाया था। तो बीजांड द्वार और हाइलम क्या आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। और बीजांड द्वार और निभाग क्या रहते हैं, एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं कि बीजांड द्वार और निभाग। इसमें क्या रहेंगे, बीजांड द्वार व निभाग ये क्या रहते हैं, एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं। उसमें क्या पढ़ा था, बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत आता था। और ये ज़्यादातर किसमें पाया जाता है, 82%, मतलब 82% जितने भी आवर्तबीजी पादप है उनके अंदर इसी प्रकार का बीजांड पाया जाता है। तो ये भी एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है कि प्रतिबीजांड जिसे बोलते हैं एनाट्रोपस, जो 180 डिग्री पे घूम जाता है। क्यों घूम जाता है कि जो बीजांड वृत्त होता है उसका पार्श्व भाग बड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है। उसके बाद किसमें बीजांड घूमने की वजह से बीजांड द्वार और हाइलम पास पास में आ जाते हैं। और तीसरा पॉइंट कि बीजांड द्वार और निभाग क्या होते हैं, एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं। किन में पाया जाता है ये भी महत्वपूर्ण है, 82% ज़्यादातर आवर्तबीजी पादपों के अंदर ये पाया जाता है। तो ये हो गया प्रतिबीजांड। अगला है आपके वक्र बीजांड या वक्रित बीजांड।
ठीक है। कि तो तीसरा प्रकार का बीजांड ऐसे बोलते हैं वक्र बीजांड या वक्रित बीजांड। ये इसे इंग्लिश में बोला जाता है कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस कहा जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या क्या विशेषता है कि इसमें बीजांड द्वार निभाग एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। कि बीजांड द्वार निभाग क्या रहेंगे, जैसे ये सीधी ये चीज़ इसको देख लीजिए कि बीजांड द्वार निभाग इसमें सीधी रेखा में नहीं रहेंगे। क्या नहीं रहेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, बीजांड द्वार निभाग ये क्या होते हैं, सीधी रेखा में नहीं, कि सीधी रेखा के अंदर नहीं पाए जाते हैं। और निभाग क्या होता है, बीजांड वृत्त के समकोण पर पाया जाता है। कि जो निभाग रहेगा वो क्या होता है, ये निभाग जो है क्या होता है, बीजांड द्वार आपके बीजांड द्वार जो होता है आपके उसके निभाग जो होता है वो क्या रहेगा, बीजांड द्वार नहीं बीजांड वृत्त। बीजांड वृत्त क्या पाया जाता है, समकोण स्थिति पे होता है। पहला पॉइंट कि भाई वक्र बीजांड क्या होता है, किसमें वक्रता पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, बीजांड द्वार और निभाग सीधी रेखा में नहीं होते हैं। निभाग जो होता है वो बीजांड वृत्त के समकोण पर पाया जाता है। कि बीजांड वृत्त क्या रहेगा, वो समकोण पे पाया जाएगा। किसकी वजह से, बीजांड वक्रता की वजह से बीजांड क्या हो जाते हैं, थोड़ा घूम जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, भ्रूण कोश और बीजांड का, ये महत्वपूर्ण देखना, भ्रूण कोश ही काम आएगा एमपीओ से, भ्रूण कोश और बीजांड काई, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। बीजांड का जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, घोड़े के नाल की आकृति के। कैसे होते हैं, घोड़े की नाल कैसे होती है, इस प्रकार से। तो घोड़े की नाल की आकृति के हो जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, किसमें पाए जाते हैं, क्रूसीफेरी और लेग्यूमिनेसी कुल में, लेग्यूमिनोसी कुल। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सरसों के अंदर कौन सा भ्रूणकोश पाए आपके बीजांड पाया जाता है। आप सोचोगे सरसों किताब में लिखा हुआ नहीं, क्रूसीफेरी के अंदर क्या आता है, सरसों आता है। कि क्रूसीफेरी लेग्यूमिनेसी आपके आगे वाले चैप्टर में है दिया है, तो वहाँ से लिंक करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका भी लेग्यूमिनेसी जितनी भी दाल कुल है लेग्यूमिनेसी के अंदर आती है, इसके 3 उपकुल है, वो पढ़ेंगे अपन 17-18 समथिंग चैप्टर उसमें पढ़ेंगे। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे, जब आगे पढ़ेंगे तो ये चीज़ साथ में क्लियर हो जाएगी। क्रूसीफेरी के अंदर कौन कौन से आते हैं, लेग्यूमिनेसी के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है आपके वक्र बीजांड का, कि इसमें बीजांड द्वार और निभाग सीधी रेखा में नहीं होते। दूसरी चीज़ कि निभाग जो होता है बीजांड वृत्त के क्या पाया जाता है, समकोण पे पाया जाता है। और बीजांड वक्रता के टेढ़ा होने की वजह से क्या हो जाता है, भ्रूणकोश और बीजांड का कैसे हो जाते हैं, घोड़े की नाल क्या करते हैं, पूछा जाता है घोड़े की नाल क्या करते हैं, किस भ्रूणकोश आपके बीजांड में पाई जाती है, तो वक्र बीजांड में। एग्जाम्पल क्रूसीफेरेसी और आपके लेग्यूमिनेसी। तो ये आपके हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, देखो 3 हो गए, 3 और बाकी हैं। अगला प्रकार है आपके अनुप्रस्थ बीजांड, या उसे बोलते हैं एम्फीट्रोपस। चौथा आपके है अनुप्रस्थ या एम्फीट्रोपस ओव्यूल। के अनुप्रस्थ या एम्फीट्रोपस जो होता है, इसमें क्या विशेषता है, कि इसमें बीजांड काय, बीजांड द्वार तथा निभाग क्या रहेंगे, बीजांड वृत्त के समकोण पर रहेंगे। बीजांड काय निभाग के क्या रहेंगे, बीजांड काय निभाग और आपके क्या रहेंगे, बीजांड द्वार। ठीक है, कि बीजांड काय आपके निभाग बीजांड द्वार क्या रहेंगे, बीजांड वृत्त के बीजांड द्वार ये क्या रहेंगे, बीजांड वृत्त के समकोण पर रहेंगे, के समकोण पर रहेंगे। कि भाई बीजांड काय निभाग या बीजांड द्वार जो होते हैं ये क्या होते हैं आपके बीजांड वृत्त के समकोण पर पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अनुप्रस्थ, इसमें बीजांड क्या होता है, अनुप्रस्थ पाया जाता है। और इसमें बीजांड में अनुप्रस्थ होता है, अनुप्रस्थ मतलब टेढ़ा हो जाता है। इसकी वजह से, इसमें वक्रता की वजह से क्या होता है, भ्रूणकोश जो आपके हो जाता है वो क्या हो जाता है, मुड़ा हुआ पाया जाता है। तो ये पूछा जाता है भ्रूणकोश किस में मुड़ा हुआ पाया जाता है, तो आपके अनुप्रस्थ में, क्योंकि बीजांड जो होता है अनुप्रस्थ स्थिति में पाया जाता है, जिसकी वजह से भ्रूणकोश क्या हो जाता है, आपके मुड़ जाता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं कि ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, ब्यूटोमेसी किस कुल में पाया जाता है, एक तो है ब्यूटोमेसी। देखो 2 कुल है इसके अंदर, एक तो ब्यूटोमेसी है और एक क्या है, एलिस्मेसी। क्या है, एलिस्मेसी। ये एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं। ब्यूटोमेसी व एलिस्मेसी कुल के पादपों के अंदर पाया जाता है। क्या विशेषता है एम्फीट्रोपस की, कि बीजांड काय
निभाग और बीजांड द्वार, ये तीनों क्या होते हैं, बीजांड ग्रंथ के समकोण पे पाए जाएंगे। कि ये तीनों एक तरफ रहेंगे, बीजांड ग्रंथ क्या रहेगा, इसके इस प्रकार से पाया जाएगा, जिसकी वजह से समकोण बनेगा। फिर भ्रूणकोश मुड़ जाता है, क्योंकि इसमें अनुप्रस्थ रूप से क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है, और ब्यूटोमेसी और एलिसमेसी। और पांचवा जो आपके आता है, ठीक है, पांचों प्रकार का जो बीजांड है, चार पढ़ लिए अपन अभी तक, ठीक है। पांचों प्रकार के बीजांड की बात करें उसे बोलते हैं अर्धप्रतिप प्रकार का बीजांड, हेमी एनाट्रोपस। अर्धप्रतिप, अर्धप्रतिप, देखो अर्ध का मतलब होता है हेमी, प्रतीक मतलब एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल्स। अब इसकी क्या विशेषता है, इसमें क्या चीज़ें पाई जाती है कि इसमें क्या रहेगा, बीजांड द्वार व निभाग जो रहेगा, कि बीजांड द्वार व निभाग जो होता है वो क्या होते हैं, एक क्षैतिज रेखा पे पाए जाते हैं। कि बीजांड द्वार निभाग क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा पे होते हैं। क्षैतिज मतलब इस प्रकार से क्षैतिज रेखा पर पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, बीजांड ग्रंथ से समकोण पे होते हैं। और बीजांड ग्रंथ क्या रहेगा, इनके समकोण पे रहेगा। बीजांड ग्रंथ क्या रहेगा, इसके समकोण पर पाया जाएगा, ठीक है। तो बीजांड ग्रंथ क्या होता है, समकोण पे पाया जाएगा। और ये किसकी विशेषता है, आपके रेननकुलेसी और प्रिमुलेसी। एग्जाम्पल क्या रहेगा, प्रिमुलेसी और रेननकुलेसी कुल के पादपों के अंदर पाया जाता है। क्या है, चित्र नहीं बना रहे हैं, चित्र देखो इसमें पूछे भी जाते हैं ज़्यादातर, और लंबा, ठीक है, और एकदम क्लियरिफिकेशन भी नहीं हो पाता है, या परिभाषा याद करनी पड़े, आपको देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, क्योंकि सभी शब्द मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उनकी परिभाषा को कन्फ्यूज नहीं होगा। बीजांड द्वार निभाग क्या होते हैं, क्षैतिज रेखा पर, और बीजांड ग्रंथ जो रहेगा वो क्या रहेगा, इन सभी के क्या रहेगा, समकोण पर रहेगा। अब लास्ट रहा है अपने आपके छठे प्रकार का जो बीजांड है, उसे अपन बोलते हैं कुंडलित सिरसिनोट्रोपस। क्या बोला जाता है, कुंडलित सिरसिनोट्रोपस। देखो नाम से पता चलता है कुंडलन रहेंगे। इसमें किसके कुंडलन रहेंगे कि बीजांड ग्रंथ जो होता है वो अत्यधिक लंबा हो जाता है। बीजांड ग्रंथ क्या होता है, अत्यधिक लंबा हो जाता है और कुंडलित हो जाता है। और ये बीजांड के क्या करता है, चारों तरफ 360 डिग्री के एंगल में घूम जाता है। कि बीजांड ग्रंथ अत्यधिक कुंडलित हो जाता है और बीजांड को चारों तरफ से घेर कर क्या घेर लेता है। और कितने डिग्री का कोण घूमता है, कितने डिग्री पे घूमता है, 360 डिग्री पर घूमता है। और सिर्फ बीजांड की एक जगह से जुड़ा रहेगा। क्या है कि बीजांड की कौन सी जगह से जुड़ा रहेगा, सिर्फ एक जगह से, बीजांड से एक जगह से जुड़ा रहता है, एक जगह से जुड़ा रहता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि भाई कुंडलित होता है मतलब बीजांड को चारों तरफ से घेर लेगा। कौन, बीजांड ग्रंथ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, कुंडलित हो जाता है और 360 डिग्री पर घूम जाता है। और यह किसकी विशेषता है, तो एक तो इसमें याद रखेंगे कैक्टेसी। क्या याद रखेंगे, एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल याद रखता हूँ, कैक्टेसी। कैक्टेसी मतलब नागफनी जो आते हैं, एक कैक्टेसी हो गया, ये सिंपल सा एग्जाम्पल याद रहेगा। और एक और नाम वो भी आप याद कर सकते हैं, प्लेम्बेजिनेसी। क्या है, प्लेम्बेजिनेसी, प्लेम्बेजिनेसी, ठीक है। तो इससे पूछ सकते हैं नागफनी, ठीक है, या जो मृत्युले पादप इसमें आते हैं, तो उसमें पूछे भाई नागफनी में कौन सा बीजांड पाया जाता है, तो आपके कुंडलित प्रकार के। तो ये बीजांड जो है यहाँ तक आप पढ़ लीजिए। इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे, थोड़ा सा चैप्टर बाकी रहा, मादा युग्मोद्भिद का परिवर्धन या आपके ग्रुप बीजाणु जनन, इनके बारे में कल चर्चा करेंगे। थैंक यू।